नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में हर दिन नई खबर, नई पहचान और राजस्थान में नए रंग आपको देखने को मिलते हैं। हर दिन एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, चाहे कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी और तीसरे मोर्चे की भी स्थिति जो है वो लगातार ऊपर उठाने की कोशिश कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के जो तमाम छोटे बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह बीजेपी और कांग्रेस के आसपास इर्द-गिर्द नजर आ रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे और सचिन पायलट दो ऐसे फैक्टर हैं कि अगर आखिरी समय तक उनकी भूमिका सही निश्चित नहीं हुई, तो निश्चित रूप से जो तीसरा मोर्चा या निर्दलीय है, उनकी भूमिका इस चुनाव में बड़ी हो जाएगी। लेकिन आज हम राजस्थान की राजनीति में बात करने जा रहे हैं उस यात्रा की जिसकी शुरुआत आज से 15 साल पहले राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे ने की थी, जब वो प्रदेश में आई थी और यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। उसके बाद स्वराज यात्रा अपने दूसरे टेन्योर में निकाली और इस बार भी वसुंधरा राजे ने कोशिश की कि वो यात्रा पर निकले, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि आलाकमान से उन्हें अनुमति नहीं मिली। अब राजस्थान में जो यात्रा का सिलसिला चला हुआ है बीजेपी की तरफ से, उसे रफ्तार देने के लिए, उसे नई शेप देने के लिए राजस्थान में बीजेपी 4 यात्राएं निकालने जा रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों कोनों में 4 नेताओं के जरिए ये यात्रा निकाली जाएगी और इनमें से एक यात्रा की जिम्मेदारी वसुंधरा राजे के कंधों पर होगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो क्या वसुंधरा राजे सिर्फ एक कोने की यात्रा करके सच में बीजेपी को आगे ले जाने के रास्ते पर चल पाएगी? क्या ये 4 यात्राएं जिन 4 कंधों के ज़िम्मे दी जाएगी, उसके बाद राजस्थान में जो बदलाव की, परिवर्तन की कोशिश और उम्मीद बीजेपी कर रही है, उस पे सफल हो पाएगी? या फिर जो बदलाव रिवाज में, परंपरा में लाने की कोशिश राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी? अभी लगातार ये सवाल बना रहेगा। चुनावी लहर बनने में अभी समय है, लेकिन अभी वक्त है यात्राओं पर चर्चा करने का। आज हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का पैनल है। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, गुलाब पत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पक गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार और इनके साथ कांग्रेस और बीजेपी से हमारे साथ शालिनी पारिक हैं बीजेपी से और सिद्धार्थ भारत हैं कांग्रेस से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे शालिनी जी। शालिनी जी, 4 यात्राएँ कहाँ-कहाँ से कैसे प्लान की जा रही हैं? यात्राओं का जो पड़ाव है आखिर में, वो तो प्रधानमंत्री के संदेश के साथ खत्म होगा। लेकिन जो शुरुआत के साथ जो 4 चेहरे उतारे जा रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, राजस्थान की जनता को। नमस्कार जी, सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मीना जी आपको नमस्कार और जो सुन रहे हैं हमारे व्यूअर्स उन सबको भी मेरा नमस्कार। मीना जी, ये जो यात्रा है ये 2 सितंबर यानी आने वाले महीने में 2 सितंबर 2023 में स्टार्ट होगी और ये 25 सितंबर तक चलेगी। ये 25 सितंबर को जयपुर आके समाप्त, राइट? और ये 4 इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस से स्टार्ट होगी। रामदेवरा जी, बानेश्वर धाम जी, त्रिनेत्र गणेश जी और एक और जगह है रामदेवरा, बानेश्वर धाम और सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी। इन जगहों से आके ये जयपुर में समाप्त होगी, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद आएंगे, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। और ये यात्रा का बस यही उद्देश्य है कि जैसे आपने अभी सेंटेंस में कहा कि परिवर्तन ही एक चीज है जो कांस्टेंट होती है। आई कांट हियर यू। शालिनी जी, आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, थोड़ा अपना ऑडियो बढ़ाइए। मीना जी, यहाँ पे फुल ऑडियो है। आप मेरा शेयर कर सकते हो तो ऑडियो फुल है। बाकी सभी लोग शालिनी जी को ठीक से सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आवाज थोड़ी रुक के आ रही है। थोड़ी रुक के आ रही है। एक बार वापस कनेक्ट करिए शालिनी जी, तब तक हम सिद्धार्थ भारत जी के पास जाते हैं। सिद्धार्थ जी, बीजेपी की यात्राओं पर आपकी नजर है? जी 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 नमस्कार मीना जी, नमस्कार। आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोले।
जी, बीजेपी ने क्या है कि पिछली बार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में स्वराज यात्रा निकाली थी। इस बार बीजेपी 4 जगहों से यात्रा निकाल रही है, जिसको बीजेपी अपना परिवर्तन यात्रा कर रही है, हम उसे धार्मिक यात्रा बताते हैं। क्योंकि चारों जगह से बीजेपी एक धार्मिक मैसेज के माध्यम से पब्लिक के बीच में आना चाहती है, और कांग्रेस सरकार पब्लिक में विकास के नाम पे, पब्लिक में काम के नाम पे आना चाहती है। जिस तरह से हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार ने पिछले 4 साल में, 4.5 साल में जो काम किए, 2 साल तो आप जानते कोरोना में निकल गए। पिछले 2.5 साल में चाहे भर्ती के नाम पे हो, एक लगभग आप देखिए 1 लाख से ऊपर भर्तियां की, और 1 लाख भर्ती प्रक्रियाधीन है। आपकी जो हेल्थ स्कीम है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है, जिसका आपकी 10 लाख से यात्राओं बढ़ा पर के नजर है क्या? कौन-कौन से रास्ते से कहाँ-कहाँ यात्राएं गुजरेगी और बीजेपी जिन रास्तों पर जाएगी उस पर कांग्रेस का प्लान क्या है? बीजेपी देखिए, आपके गोगा मेडी, बेणेश्वर धाम, गणेश मंदिर, आपके रामदेवरा से यात्रा निकाल के, अब चूंकि बीजेपी अपने जो स्टेट लीडरशिप है, सेंट्रल लीडर, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे के बांट के एक बैलेंस करना चाहती है, जो मैं समझता हूँ कि चारों जगह से करके एक बैलेंस के रूप में आना चाहती है। पब्लिक में बीजेपी ने 4 साल विपक्ष के रूप में क्या काम किया? केंद्र सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही थी, स्टेट में सरकार रिलीफ देने का काम कर रही थी। जिस तरह से कोरोना के बाद महंगाई बढ़ी, उसके बाद सरकार ने जो काम किया, बीजेपी उन मुद्दों पे तो चुनाव में आना चाहती ही नहीं। बीजेपी केवल परिवर्तन के नाम पे, कि हर साल 5 साल में परिवर्तन होता है, उस नाम पे, एक धार्मिक मैसेज के नाम पे सत्ता हासिल करना चाहती है बीजेपी। हमारे मैडम से काबिल जो बीजेपी के साथी, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो बीजेपी ने 4 जगह से जो प्लान बताया, मैडम तो एक जगह का तो नाम बता भी नहीं पाई, तो ये 4 जगह से क्या धार्मिक? मैंने कहा था जी, आपको, शायद नहीं, आप आपको गोगा मेडी बोल गए थे आप। गोगामेड़ी, रामदेवरा जी, सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश धाम से, और आपने सब सुन ही लिया था बानेश्वर धाम। ये चारों बताए थे। जी, 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 मगर आई एक गेस एक भूल गए थे आप। इंटरनेट नहीं कनेक्टिविटी जी, चार एक चेहरे एक चार सुनाई नहीं चेहरे दे रहा कौन मुझे कौन भी है इसका। शालिनी जी? चार चेहरे कौन से हैं आपके इन चारों अभी यात्राओं अभी के मुखिया? मीना जी, अभी तक कोई चेहरे नहीं बताए गए हैं। द रीजन बीइंग, बीजेपी के अंदर सारे के सारे कार्यकर्ता हैं। हम सब जितने भी हैं, राइट फ्रॉम हमारे प्रधानमंत्री खुद अपने नहीं, आप को लेकिन चार लोगों को जिम्मेदारी तो दी जाएगी ना, आपको हाँ, चार तो प्रमुख लोग अभी तो होंगे। 2 सितंबर आने दीजिए, जरूर ये जिम्मेदारी दी मैडम, इसमें जाएगी। अभी जद्दोजहद चल रही है बीजेपी के, किन चेहरों को आगे लाके ये पेश किया ये जाए। ये कैसे बता सकते हैं, है ना? देखिए, कांग्रेस के इसलिए पास तो सिर्फ आपसे एक पूछ चेहरा रहे हैं है। कि आप बताइए। कांग्रेस के पास सिर्फ एक चेहरा है। बीजेपी के पास आप सारे अपने चेहरे चार हैं। चेहरे बताइए ना शालिनी जी, किन अभी चार चेहरों अब को ये चार तो देख यात्राओं में मुखिया बनाया जाएगा, सारथी बनाया जाएगा? मीना जी, अभी तो कोर कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, और ये जो 4 चेहरे हैं, जिस दिन उनका नाम आ जाएगा, सबसे पहले मीडिया हाउस में आपको पता पड़ेगा, राइट? तो अभी तक किसी ने नाम नहीं डिक्लेयर किया। ये 4 धाम जी, हैं, ये जी, हमारे भगवान जी। के बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं राजस्थान में। यहाँ से ये यात्रा स्टार्ट होगी, और 25 सितंबर को जब ये यात्रा जी, जयपुर आएगी, जो राजस्थान की कैपिटल है, यहाँ पे हमारे माननीय धानक्या की बहुत चर्चा हुई थी। धानक्या प्रधानमंत्री सांसद मोदी जी आ आदर्श गए हैं। ग्राम योजना को लेकर बहुत चर्चा में रहा था, और आज क्या स्थिति है? धानक्या आएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले क्या कुछ होगा अभी भी बीजेपी को स्पष्टता नहीं है। महेश शर्मा जी, ये जी, इतनी असमंजस की स्थिति बीजेपी में लगातार बनी हुई है। जी, कब उचित समय होता है कि चुनाव से पहले अब स्थिति पूरी तरह से विराम लग जाना चाहिए और पार्टी एकदम चुनावी मोड में आकर एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े? अभी तो बहुत देख असमंजस स्थिति बनी हुई है लगातार। जी, देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक मैसेज जाता है कि अभी कोई निर्णय नहीं ले पाया जाए। और दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो यात्राएं जो धार्मिक क्षेत्र से निकाली जा रही है, तो ये भी मतलब इंडिकेट हो रहा है कि ये वो मतलब स्थान है जो राजस्थान को मतलब क्या कहते हैं ना, हर वर्ग को जोड़ना, हर क्षेत्र को जोड़ना के लिए एक ये मकसद है, एक ये यात्राओं का मतलब। गोगा मेडी हो, चाहे रामदेवरा हो, त्रिनेत्र गणेश हो, या मेड़ बागेश्वर, तो ये चारों धाम ऐसे जो राजस्थान के हैं, वो सभी वर्गों को प्रेजेंट करते हैं। अब आप ये देखिए, त्रिनेत्र गणेश जी का जो है वो धाम ऐसा है कि जहाँ पे हर वर्ग का कोई भी शादी वगैरह हो तो वहां पे निमंत्रण जाता है।
तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सभी वर्गों को कि मतलब क्या कहते हैं, हम बीजेपी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही है। एक तो ये मकसद बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें यह है कि जब तक आप चेहरे डिक्लेयर नहीं करेंगे, चेहरे डिक्लेयर करने से एक अभी जो है असमंजस की स्थिति यूं आ रही है कि एक तो बहुत पहले, चाहे वो 2013 का चुनाव हो या 2003 का चुनाव हो, इनमें मतलब वसुंधरा राजे ने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था, वहां से परिवर्तन यात्रा निकाली थी, आपको भी याद होगा ये। जी तो जी एक चेहरे से आगे बढ़ने से ये हुआ कि उसका रिजल्ट भी आया, और दूसरा एक जो राजस्थान की जो एक समझ 48 या मतलब 50% जो मतदाता हैं वो आकर्षित हुए, और उन्होंने अपना मतलब क्या कहता है बीजेपी की सरकार 120 प्लस के पास में ले जाने की कोशिश की, ये मतलब रिजल्ट दिया उन्होंने। तो ये कहने के मतलब कि आपको सामूहिक नेतृत्व, ये बीजेपी जो है सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे ये है कि अभी चेहरा किसको लाया जाए, क्योंकि इसको लेकर के भी मतलब काफी अंदर जो मतभेद हो सकते हैं कि मेवाड़ से कौन करेगा, जयपुर संभाग से कौन करेगा, इधर मतलब बीकानेर संभाग से कौन करेगा, और जैसलमेर आपके जोधपुर संभाग से कौन करेगा। तो ये वाली जो चीज आ रही है, तो ये इसकी वजह से अभी फिलहाल ये तय कर रहे हैं कि, और प्रधानमंत्री का तो है ही केंद्र में कि जब सेंटर वहां खत्म होगा वो इनकी तय है, यात्रा। वो पहले से तय है कि प्रधानमंत्री इन यात्राओं के समापन पर आएंगे, ये हाँ स्पष्ट हो चुका है। ये जानकारी सबको है, शालिनी जी को भी है, बाकी सबको भी है, लेकिन ये जानकारी किसी को नहीं है कि शुरुआत कहाँ से होगी और शुरुआत करने वाले लोग कौन होंगे, और उन लोगों को करना क्या है, उन लोगों को भी तैयारी करनी है, तो वो क्या करें, किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे, तो कौन से मुद्दों को रखेंगे। बहरहाल पुष्पा जी, परिवर्तन यात्रा पहली जो राजस्थान में वसुंधरा राजे ने निकाली थी अशोक गहलोत सरकार को बर्खास्त करने के लिए, और उसके बाद जो बड़ा जनाधार हासिल किया था वसुंधरा राजे ने, आज तक राजस्थान में उतना बड़ा बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिल पाया था। उसके बाद सत्ता में रहते हुए भी वसुंधरा राजे ने स्वराज यात्रा निकाली, और उसके बाद भी उनकी हार, दरअसल ये कहा गया कि वो कांग्रेस ने बीजेपी को नहीं हराया, बल्कि बीजेपी ने ही बीजेपी को हराया था। आज की तस्वीर जो दिख रही है, कुछ कुछ हालात उसी रूप में कि बीजेपी खुद अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर रही है, या फिर वाकई में बीजेपी की सामूहिक जो नेतृत्व की स्ट्रैटेजी है वो उन्हें मदद करेगी। 4 यात्राएं एक से बेहतर है, एक जने की बजाय 4 लोगों को सामने लाना बेहतर है। मीना जी, किसी भी यात्रा का उद्देश्य, चाहे वो न्याय यात्रा हो, चाहे वो पद यात्रा हो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, या फिर परिवर्तन यात्रा हो, इन सब का अंतिम उद्देश्य और मूल उद्देश्य तो सत्ता की प्राप्ति करना है। अब सवाल ये है कि बीजेपी अगर अभी तक तय नहीं कर पाई है, 2 सितंबर आने में अभी कोई बहुत दिन नहीं है, हालांकि अंदर अंदर अगर कुछ तय हो गया है तो बीजेपी कोई भी चेहरा सामने ला सकती है चारों जगह के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपसी जो अंतर्द्वंद है जिसको नेतृत्व की ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप असमंजस में हैं तो फिर आपको यात्रा का उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना आप लेना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने ये यात्राएं शुरू करी थी असल में कि जिससे वो देश को जान सके। रेल यात्राओं के जरिए उन्होंने सब ज्यादातर इलाकों का की यात्रा करी थी, और इसका उद्देश्य ये था कि भारत की जनता को जानना, या जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जानना। आज की यात्राओं का उद्देश्य तो एकमात्र, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, एकमात्र सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य है। और ये सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य में अगर आपका क्लियर विजन है तो मुझे लगता है आप ज्यादा फायदे में रहोगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। अब पुष्पा जी, आज के दौर में ये बात तो शायद मतलब सॉर्टेड होनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए कि राजनीतिक दल राजनीति सत्ता प्राप्ति के लिए करते हैं। जो राजनीति का सेवा भाव और गांधी जी का जो आपने वृत्तांत और जो इतिहास बताया है, वर्तमान तो वो नहीं है। वर्तमान तो ये है कि राजनीति पूरी तरह से सत्ता हासिल करने का
एक माध्यम है, जरिया है और सत्ता के लिए ही राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। बात ये है गुलाब बत्रा जी कि जो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है बीजेपी में, ये बीजेपी के आला कमान की रणनीति है कि इससे वो सभी को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, सभी लोगों की ऊर्जा का फायदा उठाना चाहते हैं, सभी के मन में एक वहम बना हुआ रहे कि चुनाव के बाद हमें मेहनत का इजाफा, मेहनत का इनाम मिलेगा और इसीलिए यात्राएं भी इसी तरह से प्लान की जा रही है। देखिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का जब शासन था 2 कार्यकाल लगातार हुआ था। उसके बाद अशोक गहलोत ने चुनाव के मैदान में सत्ता परिवर्तन की एक शुरुआत की और जो 2 लगातार कार्यकाल थे भैरव सिंह शेखावत के, उसके बाद जब अशोक गहलोत पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने थे, उनके कार्यकाल के बाद जब शुरुआत हुई, भैरव सिंह शेखावत दिल्ली चले गए और कमान राजस्थान में सौंपी गई वसुंधरा राजे को। वसुंधरा राजे ने 4 भुजा से और परिवर्तन यात्रा का आगाज किया था और आज हालात इतने बदल गए हैं कि वो 4 भुजाएं आज, जो 4 भुजा एक धार्मिक स्थल था, वहां से जो परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, आज स्थिति राजनीतिक जो भाजपा की अंतर राजनीति के, जैसा पुष्पा जी ने कहा, ये माहौल ऐसा बन गया है कि आज परिवर्तन यात्रा जो 4 भुजा से आरंभ हुई थी, उसकी 4 भुजाएं आज राजस्थान के विभिन्न अंचलों से निकाली जाने वाली है। तो जो सामूहिक नेतृत्व की बात आती है, वो दूसरा जो पिछले 30 वर्षों से जो हो रहा है, हर बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, हर 5 साल बाद बदला बदली। इस बार अशोक गहलोत ने पहली बार, क्योंकि अशोक गहलोत भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वसुंधरा मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद फिर अशोक गहलोत बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर इसके बाद वापस अशोक गहलोत तीसरी बार आए हैं। अब ये चौथा चरण है जो है, अब वो वही परिवर्तन का, और अशोक गहलोत पिछले पहली बार, और उन्होंने रिपीटेशन की, भाई सरकार रिवाज बदलेगा या नई परंपरा होगी। अब ये एक बड़ा चक्रव्यूह, और इसलिए अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में पार्टी में अंतर्द्वंद होते हुए भी एक के सिरे पर सचिन पायलट है, उनकी बगावत भी हमारे सामने आई है, और उस तरह मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद उन्होंने लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं और जनहित के नाम पर जो इस तरह का किया, एक रिकॉर्ड तोड़ किया उन्होंने। कई योजनाओं का विभिन्न प्रदेशों में अमल भी होने लगा है। अब वो आगे जाकर के कितनी जमीनी हकीकत में बदलती है, ये भविष्य बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि अशोक गहलोत ने जो ताबड़तोड़ निर्णय फैसले लिए हैं, जिनके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, राजस्थान के विकास से भी संबंधित है और जन कल्याण से संबंधित कार्य भी हैं, उस स्थिति में, और इधर भाजपा के हाईकमान ने, और जो एक वसुंधरा जी का एक जो समय पहली यात्रा शुरू की थी, मैंने पहले भी एक बार इसी चैनल पर बताया था कि जब परिवर्तन यात्रा वसुंधरा जी ने आरंभ की थी, उस समय 3 बीजेपी की राजनीति को एक त्रिभुज के रूप में हम समझ सकते हैं। एक कॉर्नर पर वसुंधरा, दूसरे कॉर्नर पर भाजपा का संगठन, और तीसरा आरएसएस। ये जो तीनों का त्रिकोण था, उस त्रिकोण का जो अंतर्द्वंद था वो आज तक बरकरार है। उसी का नतीजा है कि आज भाजपा उस अंतर्द्वंद में फंसी हुई है। इस स्थिति में भाजपा हाईकमान ने ये निश्चय किया है कि सामूहिक नेतृत्व को कैसे और विकसित किया जाए। दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के जो कार्यकर्ता हैं, जैसा अभी ये शालीन जी भी कह रही थी कि भाजपा में प्रधानमंत्री से लेकर हर एक कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को दूसरी पीढ़ी कहे, तीसरी पीढ़ी कहे, उस दूसरी तीसरी पीढ़ी को कैसे आगे लाना, कैसे मौका देना। अभी जैसे 2 समितियां घोषित की गई हैं, उसमें आप देखिए कि विभिन्न वर्गों को, लोगों को शामिल किया गया है। जैसे मान लिया संकल्प समिति बनाई है, या किसी को चुनाव घोषणा पत्र कहा जाता है, उसको ये बात सही है कि अशोक गहलोत ने जब शुरुआत की थी अपनी राजनीति की, और जो ये भारत की राजनीति में ये पहला मौका था कि किसी मुख्यमंत्री ने सत्ता प्राप्ति के बाद अपने चुनाव घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट में पहली मंजूरी दे करके और एक शुरुआत की। नहीं तो पहले जो चुनाव घोषणा पत्र हुआ करते थे, केवल चुनाव से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव घोषणा की खाना पूर्ति हो जाती थी, एक आध संपादकीय लिख लिया जाता था और सब भूल जाते थे। लेकिन अशोक गहलोत को ये श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र की पवित्रता को पहली बार राजनीति में प्रतिष्ठापित किया है, और इसका नतीजा यह है कि उस चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में अन्य दलों ने भी अपनाना शुरू किया है।
उस दृष्टि से जो ये परिवर्तन यात्राएं हैं, ये यात्राएं जो शुरू की जा रही हैं, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये भविष्य बताएगा। अभी जैसे महेश जी ने भी कहा कि चेहरे क्या क्या होने वाले हैं। अब जैसे मेरा अंदाज है कि सवाई माधोपुर से जो यात्रा होगी, निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उसके चेहरे होंगे। इसी तरह से वसुंधरा जी भी एक चेहरा होंगी, निश्चित रूप से चेहरा होंगी। अब जो आपका मेवाड़ संभाग है और एक मारवाड़ संभाग है, उस मारवाड़ संभाग से किसी नेताओं को आगे लाया जा सकता है। तो ये अभी अंतर्द्वंद जैसा बताया कि 2 सितंबर से है और 25 सितंबर किरोड़ी लाल मीणा, मारवाड़ से गजेंद्र सिंह शेखावत, मेवाड़ से सीपी हाँ, जोशी और हाँ, हाड़ौती से वसुंधरा राजे, क्या ये चार ये- चेहरों, ये चार हाँ, ये नामों चार, से सहमत हाँ, हैं? हाँ, 4 चेहरों पर अभी एक कयास लगा सकते हैं हम। अब निर्णय तो पार्टी को करना है, हम क्योंकि पार्टी के तो लोग हैं नहीं, हम तो एक विचारक के रूप में पार्टी वालों को ही नहीं पता है। शालिनी जी भी परेशान है, पशुपेश में है, मुश्किल है, और उनकी अकेलों की मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि जिनको यात्रा में जाना है उनको भी नहीं पता है। मैंने नाम कयास लगाए ना, जैसे किरोड़ी लाल मीणा निश्चित रूप से सवाई माधोपुर की यात्रा शुरुआत करेंगे, मतलब मेरा अनुमान है। उसी तरह से गजेंद्र शेखावत जो है वो रामदेवरा से कर सकते हैं, सीपी जोशी और से कर सकते हैं, वसुंधरा जी, और चौथा दावेदारी कर सकती हैं। और एक जैसे कैंपेन समिति बनानी है। ये बात तो सही है कि आज देश की राजनीति में और विशेषकर भाजपा की राजनीति में के केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल में और कर्नाटक में जो चुनाव पराजित बीजेपी को हारना पड़ा है, उस क्षेत्रीय नेतृत्व की जो उपेक्षा की गई है उसके परिणाम भुगतने पड़े। तो बीजेपी को इससे सीख लेनी पड़ेगी, और अगर सीख नहीं ली तो जो लोकसभा का अगला चुनाव है उसके विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। क्षेत्रीय नेतृत्व को अगर विश्वास में नहीं लिया गया, क्षेत्रीय नेतृत्व को अगर उनका ड्यू नहीं दिया गया, तो जो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में खुद अनुराग ठाकुर, ऐसा बीजेपी के ही लोगों ने कहा है बहुत सारी चर्चाओं में कि हमें वहां पर भी बीजेपी नहीं हराया, क्योंकि क्षेत्रीय क्षत्रपों का जो एक तरह से ड्यू सम्मान नहीं मिला, उसका नतीजा कुछ इस तरह से निकल कर आया। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान में उसी रास्ते पर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी उसी रास्ते पर बीजेपी जा रही है। तो केंद्र बिंदु बने हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो इतने आत्मविश्वास में है कि वो इन 2 राज्यों की चुनावों की हार के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है, और नए नए क्षेत्रीय क्षत्रप छोटे छोटे फूल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 4 भुजा की बात की आपने, जिस 4 भुजा से वसुंधरा राजे ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, अब 4 भुजाएं उनको वाकई में 4 अलग अलग कोनों में कर दिया जाएगा। ऐसे में वसुंधरा राजे क्या इसे स्वीकार करेंगी, शालिनी पारिक जी? जी मीना जी, वसुंधरा राजे आज भी इम्पोर्टेंट प्लेस पे है बीजेपी के अंदर, राइट। उनका एक महत्व स्थान है, तो वो हमारे भाजपा की इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता है, उपाध्यक्ष हैं, इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट 2 टाइम पे वो चीफ मिनिस्टर रही हैं। हमारे यहाँ सब जन, मीना जी ये आपको समझना पड़ेगा, ये हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं और जो हमारे पैनलिस्ट है वो भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा में एक फेस नहीं है, ये कोई नेपोटिज्म की पार्टी नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फादर का सन, सन का सन ऐसे बनते हैं, राइट। वो कांग्रेस में होता है, वहां पे सिर्फ एक ही फेस है, गांधी परिवार, उसके अलावा उनके पास और कोई नहीं है। हमारे पास बहुत सारे जन, आपने देखा कि एक कुछ ही पल में हमारे भाजपा के स्टेट हेड बदल दिए, राइट। और जो नए स्टेट हेड आए उनके साथ पुराने स्टेट हेड भी वही मंच पे आए, वहीं पे खड़े रहे, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, लोगों के साथ इंटरैक्ट किया। तो हमारे पार्टी के अंदर कुछ भी हो सकता है, ओवर अ स्नैप ऑफ अ फिंगर मूवमेंट, राइट। हमारे यहाँ एक चेहरा नहीं रहता। वसुंधरा राजे जी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लास्ट टाइम 2 बार मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, राइट, हमारे राज्य की। पर हर जन इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र राठौर साहब इम्पोर्टेंट हैं, सीपी जोशी साहब इम्पोर्टेंट है, सतीश पूनिया साहब इम्पोर्टेंट हैं, किरोड़ी लाल मीणा साहब इम्पोर्टेंट हैं, सब लोग इम्पोर्टेंट है। अब मैं अगर किसी 2 जन का नाम न लूं तो आप ये मत बोलिए आपने उन दोनों का नाम नहीं लिया, राइट। हमने अभी अभी हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के हैं
प्रदेश संकल्प समिति डिक्लेयर हुई है। आप जानती हैं उनके अंदर अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, उसके अंदर नारायण पंचारिया साहब हैं, सब लोग इम्पोर्टेंट है मीना जी। एक भी जन ऐसा नहीं है, एक भी जन ऐसा नहीं है जो हमारे भाजपा का फेस नहीं। जी हम तो जी नई पौध को लाना मनीष चाहते जी हैं। वो तो कांग्रेस ने क्या किया, उनको पता पड़ा तो उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शंस बंद करवा दिए। वो तो नई पौध लाने ही नहीं देना चाहते। भाजपा ऐसी एक पार्टी है आपकी जो सरकार ने नई पिछले साल पौध बंद को कराया था, आगे कांग्रेस लाना सरकार चाहते ने चालू की थी। हैं। तो इसके सिद्धार्थ जी लिए बोलने शालिनी दीजिए, जी आप आपकी बीच में मत सरकार बोलिए। ने सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ बोलते जी रहे। बीच में मत जी बोलिए, जी मैं आपके नहीं, पास आ उनको रही हूँ। बोलने दीजिए। मैं समझती हूँ कि लोगों में बहुत बौखलाहट होगी, उनको बोलने का अवसर मिलना चाहिए। आधे टाइम तो देखिए मैडम, ये इंटरनेट के कारण ना आपकी आवाज यहाँ पे आती है, ना मेरी आवाज उधर जाती है। जब आती है तब ये बीच में बोलना चाहते हैं तो बोलने दीजिए इनको, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महेश जी तो वहां पे रात हो रही है तब भी बात कर रहे हैं और शांति से सुन रहे हैं। तो मैं हमारे पैनलिस्ट का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो तो ध्यान से सुन रही है। बट कांग्रेस में बौखलाहट है और रहेगी भी। वो तो इस 4.5 साल क्या कर रही थी? आज 4 आज साल हम से कुछ कांग्रेस हो रही की थी। बात नहीं कर रहे हमने हैं, तो आज हम हमने बीजेपी की बात देखिए कर रहे हैं। सो प्लीज मीना जी, प्लीज कांग्रेस की तो बात मेरी होगी आवाज और भी ही। बाकी लोगों तक भी नहीं आ रही मीना क्या जी, ठीक से? कांग्रेस की तो बाकी बात, लोगों को अब हमने आवाज पहुंचने में प्रॉब्लम आ रही है। सिद्धार्थ भारत जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सिद्धार्थ भारत जी, जी जी ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी में आज कम से कम, अगर बीजेपी की तुलना में ये कहा जाए कि चेहरे कौन कौन है, अशोक गहलोत के बाद कौन, तो ये कहा जाता है कि नहीं, अशोक गहलोत ही सब कुछ है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और आपके आला कमान ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपको चुनावों में किसी चेहरे की बात नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि बीजेपी जिस रणनीति के तहत मैदान में जा रही है, बीजेपी जैसे यहाँ पे शालिनी जी बता रही हैं और हमें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए कि बीजेपी अपने यहाँ केंद्रीयकरण में नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है और वो चाहती है कि वसुंधरा राजे के बाद एक और बड़ी लीडरशिप पूरी तरह से तैयार हो, तो पार्टी के पास विकल्प रहे, और विकल्प रहने से हमेशा सत्ता संतुलन बना रहता है। अदरवाइज आज जो हो रहा है आपकी पार्टी में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आला कमान तक को दरकिनार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बीजेपी अपने यहाँ नहीं चाहती है। तो क्या ऐसी स्थिति में बीजेपी जब प्रयास कर रही है और आपके पास सिर्फ एक सिंगल हैंड आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सचिन पायलट की क्या अभी भूमिका होगी, वो कैसे चुनाव में जाएंगे, वो किस रोल में अपने आप को पाएंगे और कितना चुनाव में खुद को झोंकेंगे, अभी कम से कम ये तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में बीजेपी आक्रमण कर रही है चारों तरफ से, चार दिशाओं से। आपकी उस आक्रमण से जूझने की तैयारी क्या है? जी, पहले तो मैं शालिनी जी की बात पे जाना चाहता हूँ। बीजेपी हमेशा नरेंद्र मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ती है। पिछले कुछ राज्यों के इलेक्शन हो चाहे केंद्र के इलेक्शन हो, बीजेपी मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ती है। कर्नाटक में जब बीजेपी स्टेट लीडरशिप का चुनाव हारी तो उनको समझ में आया कि अब हमें स्टेट लीडरशिप फोकस करना है, इसलिए वो इस बार जो बातें चल रही है कि सामूहिक नेतृत्व हम चुनाव, कभी बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा है क्या? तो हमेशा मोदी जी के नेतृत्व चुनाव लड़ती है, और इस बार भी वो मोदी जी के नेतृत्व चुनाव लड़ती, लेकिन पिछले जो कर्नाटक के चुनाव के हार के बाद उन्होंने फैसला बदला है। अब आप बात करें हमारे फेस की, अभी तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि फेस तो वो हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगी। रही बात सचिन पायलट जी की भूमिका की, सचिन पायलट जी कोई पद के कारण कोई पार्टी में काम करेंगे, वो जैसा है पार्टी के लिए काम करें, वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा किस रूप में काम करेंगे। बाकी मिलजुल के सब हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने विकास के नाम पे जो 4 साल 4.5 साल हमने काम किया, उसके नाम पे हम फील्ड में है, आगे भी उस आधार पर चुनाव में जाएंगे। जी महेश शर्मा जी, ये जो प्रवक्ता लोग हैं उनके पास जिस तरह की जानकारियां हैं और जिस तरह से वो कार्यक्रमों में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अगर जनता के स्तर पर भी उसी तरह का जनता में जो वर्कर है बीजेपी और कांग्रेस का, वो वर्कर भी कहाँ जाए ये उसको भी समझ में नहीं आएगा, जिस तरह की स्थिति बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बनी हुई है इस वक्त राजस्थान में। जी, देखिए जहां तक भी जैसे आपने जो ये आपका जो विषय जो है वो मुख्य रूप से जो परिवर्तन को लेकर के था, तो ये परिवर्तन के लिए आपने कार्यकर्ताओं को कितना मतलब तैयार किया है, ये चाहे कांग्रेस का हो या उसे रिवाज को मतलब क्या आता ना उसी तरह से कोशिश की है। जो दोनों आज इस बार दो बिंदु है,
वो परिवर्तन बनाम रिवाज का हो गया। तो रिवाज में ये माइनस पॉइंट अगर कोई है तो वहां पे भी अंदर गुटबाजी है, एक चीज। दूसरा ये भी है कि वहां पे जितनी ताबड़तोड़ जो घोषणाएं हैं वो कहीं ना कहीं मतलब एक इनकम्बेंसी फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये भी मालूम है कि पिछली बार जो है जिस तरह से सरकार बनी थी वो बैसाखी की सरकार ही ज्यादा कहें, ये तो संयोग है कि 6 बसपा के जो उम्मीदवार थे वो इधर सपोर्ट कर दिया है इनको, और इनके खुद के कांग्रेस के जो बागी होकर के जो चुनाव लड़े थे, तो इससे मतलब कांग्रेस वापस सत्ता में आई। और जहां बीजेपी के अगर उस पिछले चुनाव की हार का कारण रहा है तो मुख्य रूप से आरएसएस बनाम वसुंधरा हो गया था, बीच में किरोड़ी बनाम वसुंधरा हो गया था। तो ये 2-3 फैक्टर ऐसे थे और इनकम्बेंसी फैक्टर भी आ गया। तो इन तीनों से मिलके, लेकिन फिर भी इसके बाद में चूंकि चेहरा वसुंधरा राजे का था, तो ऐसी सूरत में 71 तक सीटें एक अच्छे विपक्ष के रूप में सामने आई बात। तो स्ट्रेटेजिकल जो है ये भी बीजेपी की जो एक नई जो रणनीति है जिसपे ये बताया कि सेकंड लाइन भी नेतृत्व में सेकंड लाइन भी तैयार की जाए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्षेत्रीय जो आपके जो जितने भी मतलब चुनाव होते हैं उसमें क्षेत्रीय नेता और व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। अगर वो सक्षम नहीं होगा तो मतलब उसको एक जो वोटों को आकर्षित करे, सबसे बड़ी बात है वो आकर्षित कितना कैसे वोटों को जो मतलब खींचता है। और बीजेपी के सामने चुनौती इस बात की है कि चेहरा अगर दमदार नहीं हुआ, दमदार ये मतलब मोदी का भी दमदार है चेहरा, और उनकी जहां तक स्ट्रेटेजी जो मेरे को जो समझ में आ रही है बीजेपी की ये है कि ये चूंकि पूरी बेल्ट बीजेपी ओरिएंटेड ज्यादा है और ज्यादा इनके मतलब ये जो है चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे आपके छत्तीसगढ़ तक, ये पूरी बेल्ट जो है आपकी मतलब लगभग बीजेपी ओरिएंटेड है। तो इनकी मानसिकता में ज्यादा मतलब क्या कहता है बराबर की टक्कर वाले हो सकते हैं। लेकिन अब ये आ रहा है कि इन घोषणाओं के बारे में जो मुख्यमंत्री गहलोत ने जो की है उसकी काट क्या निकाली जाए। क्या वो बीजेपी अपनी रणनीति जो बनाएगी वो क्या उस असंतोष को अपनी तरफ पक्ष करने की कोशिश करेगी, या जनता में घोषणाओं का जो एक कागजी रूप से जो इम्पैक्ट होता है उसको अपनी तरफ से किस तरह से बनाती है। ये सब सोचने की बात है। और ये स्ट्रेटेजी यही है, ये है कि वो जो चेहरे को डिक्लेयर करने में जो असमंजसता है और ये बताने की कोशिश है भाई मोदी एक मतलब कहता ना चेहरा होगा, और ये कांग्रेस भी मान के चल रही है कि मोदी वर्सेस गहलोत इस बार का चुनाव का मुद्दा होगा मुख्य रूप से। और चूंकि इनके पक्ष में जो कांग्रेस का आ रहा है तो उसमें है कि राहुल गांधी की जिस तरह से जो मानहानि के मामले में उन्हें जो सजा दी गई है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने बदला है, उसके बाद में उसको रीइंस्टेट उनकी मेंबरशिप लोकसभा में हुई है। तो ये सारी चीजें थोड़ी मतलब क्या कहते हैं कांग्रेस में स्फूर्ति है। तो इस स्फूर्ति के लिए बीजेपी को क्या करना होगा ये तय करना होगा। और एक जो मतलब जो व्यक्तित्व है और स्थानीय मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दे में मतलब गहलोत ने स्ट्रेटेजी ऐसी तय की है, चाहे वो पूर्वी राजस्थान नहर का हो मामला या मतलब क्या कहते हैं और कोई बांध के मामले हो, ये सारे के सारे जो ऐसे इश्यूज हैं और जितने घोषणाएं जिले बना दिए ये सब कुछ है। ये ऐसी घोषणाएं हैं जिससे मतलब आम मतदाता सीधा प्रभावित हो रहा है। उसमें आपके बिजली का बिल भी है, उसको बिजली का मतलब क्या कहता है और महंगाई राहत वाली है। तो ये चीजों से उसको बीजेपी को उससे 20 मतलब होने के लिए कांग्रेस से उसके लिए ऐसा मजबूत चेहरा हो जो कांग्रेस का जो उसे चुनौती दे सके चुनाव। जी, लेकिन मजबूत चेहरे की जब बात आती है तो दलील बीजेपी के ही लोगों के द्वारा ये दी जाती है कि 2 बार मजबूत चेहरा वसुंधरा राजे का था, लेकिन हम चुनाव हार गए सत्ता में रहते हुए। ऐसे में हम उन पर भरोसा क्यों करें? ऐसे में गुलाब बत्रा जी 4 यात्राओं के जरिए 4 कोने राजस्थान के
अलग अलग कोनों को ये प्रलोभन, जनता को ये प्रलोभन कि आप अपने नेता को मजबूत कीजिए और हम उन्हें बड़ा मौका देंगे। इस प्रलोभन में जनता अपने अपनी यात्रा जिन लोगों को चुना जाएगा उन्हें अगर देती है, साथ देती है, तो उसका क्या चुनावों के बाद निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, उन पर असर होगा कि यात्राओं में किसने कितना रिस्पॉन्स लिया, उससे तय होगा कि किसको जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए अभी जो ये यात्राओं की बात चल रही है, इस बार ये हिमाचल और कर्नाटक में जो पार्टी की हार हुई है उससे सबक लेते हुए भाजपा हाईकमान ने अपनी रणनीति बदली है। अगर आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का देखें, उन्होंने इस बार जितने ताबड़तोड़ बोर्ड बनाए हैं, मतलब करीब करीब 1.5 दर्जन बोर्ड उन्होंने बनाए हैं। बोर्डों की घोषणाएं हो गई हैं, लेकिन उनका जमीनी हकीकत जो है अभी उसका कोई अता पता नहीं है। यानी सदस्य बन गए, उसके कोई बैठक होनी है नहीं होनी है, ऐसा कुछ, केवल कागजी कार्रवाई तो हुई है बोर्डों की घोषणाएं, लेकिन उसका प्रतिफल अगर आप देखें राजनीतिक दृष्टि से, अभी जो भाजपा ने अभी 2 कमेटियों की घोषणा की है, उसमें एक संकल्प समिति जो बनाई है जिसमें यानी चुनाव घोषणा पत्र तैयार होगा, उसमें आप देखिए उनकी लिस्ट पर आप जाइए तो विभिन्न समाजों के लोगों को शामिल किया गया है। उसके पीछे मैं जो समझता हूँ कि जो विभिन्न लोगों को जो शामिल किया गया कि उन वास्तव में हकीकत में उस समाज की जिनके बोर्ड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषित किए हैं, वो अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, उनको कैसे जमीनी हकीकत दी जाएगी, इस दृष्टिकोण से संकल्प समिति में उन समाज के लोगों को शामिल किया गया है। तो उससे लगता है कि जो चुनाव संकल्प पत्र आएगा भाजपा का चुनाव के लिए, उसमें जनता से वो वायदे किए जाएंगे। और जैसे अभी महेश जी बता रहे थे, वो वायदे जो हैं उन क्षेत्रों में जब 4 यात्राएं होंगी, उसमें किन किन पर फोकस किया जाना चाहिए, उस समाज के लोग कहाँ रहते हैं उसके बारे में भी, और उस क्षेत्र के इन दोनों का अंतर संबंध लगाते हुए, और चुनाव संकल्प अगर ये घोषणा पत्र तैयार होगा उसको, और जो फीडबैक मिलेगा यानी संकल्प यात्रा के दौरान और जो परिवर्तन यात्रा के दौरान जो चारों जगह से फीडबैक मिलेगा, किस समाज की क्या क्या जरूरत है, कई भी जैसे ज्ञापन भी दिए जाते हैं, बातचीत भी सामने आती है, चर्चाएं भी होती हैं, और जो समिति विभिन्न समाजों के जो प्रतिनिधि हैं उस संकल्प समिति में शामिल किए गए हैं, इन सबके फीडबैक के आधार पर जो चुनाव घोषणा पत्र होगा वो निश्चित रूप से जो यात्राएं निकलेंगी 4 स्थानों से, उससे जो फीडबैक मिलेगा उनके आधार पर अगर तैयार होगा और जनता को विश्वास दिला पाएगी अगर पार्टी, तो निश्चित रूप से उसको चुनाव में सफलता मिल सकती है। किस तरह से जमीनी हकीकत दे सकते हैं उसका एक लाभ मिल सकता है। तो ये जो राजनीतिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और उनकी योजनाएं हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रामक अंदाज है और नेताओं की फौज है। लेकिन पुष्पा गोस्वामी जी, जब राजस्थान की जनता ये देखेगी कि इससे पहले यात्रा में वसुंधरा राजे आई थी, वो लोगों से जिस अंदाज में मिलती थी, इस बार लोगों का जो बदले हुए चेहरे हैं उनमें वो उनका भाव देखेगी, क्या ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, या जनता बदलाव के साथ खुद भी बदलाव चाहती है समय के साथ? देखिए, समय के साथ बदलाव होना जरूरी है और नेतृत्व की दूसरी पंक्ति भी तैयार होना जरूरी है, लेकिन ये दूसरी पंक्ति क्या है, कई बार जी का जंजाल बन जाती है, इसलिए वो दूसरी पंक्ति को डेवलप होने का मौका बहुत कम लोग देते हैं। जहाँ तक मौका मिलता है वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि हम एक चेहरा नहीं चाहते और हम बहुत सारे लोगों को सामने लाकर और एक संयुक्त रूप से हम चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये संयुक्त रूप से जो चुनाव की तैयारी है इसमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भी है, और वो असमंजस की स्थिति जनता में भी होगी। और अगर जनता में असमंजस की स्थिति है तो बीजेपी का जीतना जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरा मानना ये है कि संकल्प यात्रा, संकल्प जो घोषणा पत्र या जो संकल्प के बारे में हम बात कर रहे हैं कि संकल्प समितियों का गठन है, ये संकल्प समितियां चुनाव के समय तो बहुत सक्रिय रहती है, चुनाव जैसे ही जीते या हारे भी तो ये सब निष्क्रिय होके बैठ जाती हैं। तो संकल्प जो भी घोषणाएं हो या संकल्प हो, उनकी पालना भी होनी चाहिए। मैंने दोनों सरकारों में देखा है कि एक जैसे अशोक गहलोत ने उसको मॉनिटरिंग के लिए एक समिति बना रखी,
या वसुंधरा जी ने भी एक अधिकारियों का दल नियुक्त कर रखा था कि जो घोषणाएं लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उसको देखता था। तो ये सब चीजें बाद में जब 4-5 साल जनता देखती है तो उस पर असर करती है। सवाल ये है कि जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा हो या बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हो, किसी भी नेता की स्वीकार्यता क्या है, उसको जमीनी स्तर पर लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अगर उसको स्वीकार कर रहे हैं और वो एक बड़ा चेहरा बन जाता है तो चुनाव में जीत निश्चित है, चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो। लेकिन जनता जो है वो भी इन सब चीजों को देखती है कि आपने 3 साल क्या किया। अशोक गहलोत का ज्यादातर समय अपनी कुर्सी बचाने में लग गया, कोरोना में भी लगा, कुर्सी बचाने में भी लगा, तो उससे एक गलत मैसेज तो गया ही है, चाहे कुछ भी कह लें हम। लेकिन अब जो योजनाएं ताबड़तोड़ लागू की जा रही हैं वो आगे जी। भविष्य में कितनी लागू हो पाएंगी? चाहे योजनाएं बहुत योजनाओं की बात हो पुष्पा गोस्वामी जी, चाहे योजनाओं की बात हो और चाहे नेताओं की सक्रियता की बात हो, ये सब चुनावों से जोड़कर जो आपने कहा कि चुनावों के वक्त अचानक से सब लोग सक्रिय हो जाते हैं और जी चुनावों के बाद वापस वैसे ही निष्क्रियता की बात वसुंधरा राजे पर भी उतनी ही लागू होती है, अशोक गहलोत पर भी उतनी ही लागू होती है। क्या जी जनता, शालिनी जी, जनता इस बात को नहीं समझती, पार्टी का वर्कर इस बात को नहीं समझता कि इन लोगों ने 5 साल क्या किया है, कि अब जो कहा जा रहा है कि भाई अब अचानक इनको पूरी सत्ता दे दो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बड़े नेता का नाम लिया जाए। मीना जी, जो भी अभी बत्रा साहब ने बोला, गोस्वामी मैम ने बोला, बिल्कुल सही है। मैं मानती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जैसे बत्रा साहब ने अभी बताया कि जनता ने पहली बात तो यही देख ली कि जो भाजपा की जो लिस्ट आती है ना, उसके अंदर अलग-अलग चेहरे हैं, उसके अंदर अलग-अलग कास्ट है, सबका समीकरण है ना? सबके साथ समन्वय से चलती है भारतीय जनता पार्टी। और जैसे गोस्वामी मैडम ने अभी बताया कि अशोक गहलोत जी के साथ प्रॉब्लम ये रही कि उन्होंने पहले तो अपनी कुर्सी संभाल के रखी। सचिन पायलट साहब के साथ जो उनके हो रहे थे वो जग जाहिर है। कोरोना की बात अलग है। सब उससे भी इम्पोर्टेंट मैं अगर कुछ कहना चाहूंगी अबाउट अशोक गहलोत साहब है कि करप्शन, और जैसे आप पूछ रही हैं, जनता को ये दिख रहा है, जनता को जो हमारे मोदी जी ने कहा है कि ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है, तुष्टीकरण की सरकार है, ये नेपोटिज्म की सरकार है, क्विट नेपोटिज्म, यहाँ पे परिवारवाद को हटाना चाहिए और भ्रष्टाचार को हटाना चाहिए, क्विट करप्शन, भ्रष्टाचार को हटाना चाहिए। ये तीनों इम्पोर्टेंट मुद्दे हमारी जनता को दिख रहे हैं और ये तीनों इम्पोर्टेंट मुद्दे आप लोग याद नहीं करते उस समय स्टैग्नेंट है। कांग्रेस के साथ ये लग के चलते हैं, कांग्रेस इनके बारे में कुछ नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जन आक्रोश रैली निकाली, हमारे करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क हुए। मीना जी, आपको ये जान के हैरानी होगी कि 40 लाख लोग, 40 लाख पीपल ने हमारे साथ संवाद किया, है ना? हमने इतने सारे आंदोलन किए। जब हमने आंदोलन किए मीना जी, तब जाके कांग्रेस ने उसके बारे में कुछ सुनाई दिया अशोक गहलोत साहब को। नहीं सहेगा राजस्थान जब हमने कहा, तब जाके इनको लगने लगा कि इन्होंने जो इतनी बार रीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं और बच्चे इतने त्राही हो रहा है, तब जाके अशोक गहलोत जी ने इसके बारे में समझ में आई। तब तक तो वो अपनी चेयर ही बचा रहे हैं। अब उनको पता है 4.5 साल खत्म हो गए, कुछ महीने रह गए। जब हमने बताया कि महिलाओं के वो बारे में चेयर बचा रहे हैं और आपके यहाँ कुछ लोग इतना चेयर अत्याचार हो रहा है कि मुझे हासिल की बोलते जाए हैं इसमें लगे हुए हैं। मीना जी, आई एम रियली सॉरी, हम दोनों जब बोलते हैं ना वॉइस क्लैश हो जाती है, मुझे जी बिल्कुल जी सुनाई नहीं जी दे रहा। जी जी तो जी मैं जब सिद्धार्थ के पास जाऊंगी। महिलाओं के खिलाफ हम सब महिलाएं उतरी और हमने थाली नाद किया, तब जाके उसके बाद में दूसरे दिन अशोक गहलोत जी कुछ वो सोचने एक लगे। दिन का, कुछ तो ये घंटे इतने का, कुछ आंदोलन, मिनट्स का मीना थाली जी नाद 11 वाकई में आंदोलन किए हैं महसूस हमने, करती हैं मीना जी बैक बतौर टू एक बैक जिम्मेदार आंदोलन महिला, किए हैं। बतौर एक हमने, जिम्मेदार हमारे महिला कितने क्या आप वाकई कार्यकर्ताओं महसूस को करती जेल हैं कि हुई वो है एक घंटे वापस का थाली नाद अशोक गहलोत सरकार की नींद उड़ा देगा? वाकई में सिद्धार्थ भारत, सवाल ये है ये आप कि इनसे पूछिए बीजेपी कि ने साढ़े पूरी 4 साल कुछ बिसात नहीं कर बिछा पाए। दी।
नहीं सहेगा राजस्थान। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ना कि जनता क्या देख रही है, जनता ये सब देख रही है और जनता इस टाइम फुल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी करेगी और हम टोटली तैयार हैं। हमारे 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब जब ये सारी रथ यात्राएं घूमेंगी, आप खुद ही देखेंगी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, हमारे पैनलिस्ट भी यही हैं और हमको सब दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा। हम हमारे पूरे 52,000 जो बूथ हैं उसके ऊपर संकल्प के साथ तैयार खड़े हैं, क्योंकि अब राजस्थान नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा। ये जो कंटिन्यूसली हम पे अत्याचार हो रहे हैं और बिल्कुल गहलोत सरकार इस टाइम आग बंद करके मूंग करके बैठी है, ध्यान ही नहीं दे रही, ध्यान ही नहीं दे रही। और ये कहते हुए शर्म आती है हमेशा कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जो हमारे आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, टूरिज्म के लिए जाना जाता था। मीना जी, आज हमारे बारे में बोला जाता है कि ये रेप में नंबर 1 है। ये सब कहते हुए घृणा आती है, शर्म आती है, नजरें मिला के नहीं बात कर सकते हम किसी से। और ये सरकार देख ही नहीं रही है। सरकार का मतलब है मीना जी, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। आप अपने पुलिस को, आपने उनके हाथ बांध दिए हैं। पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट इस तरह से है कि एक ही समुदाय के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। हम सब टैक्स भरते हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम सब, और यही परिवर्तन है। न्यूज़ 24 पर हम हमारे कार्यक्रम में पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बार-बार कहते हैं कि आप लोगों में से जो भी राजनीतिक प्रवक्ता यहाँ आकर अपनी किसी समुदाय विशेष की राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जगह नहीं है। इस देश का नागरिक, तो यही अभी जनता देखेगी मीना जी, यही जनता देखेगी कि अभी सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बीजेपी जा रही है, प्रयास के साथ आएगी। मुख्यमंत्री ये हम लोगों की एक अकेले की सरकार नहीं होगी, ये सबकी मिली-जुली सरकार है। डिजाइन बॉक्स आप शालिनी की जो हर दिन नई योजनाओं की और जो मुख्यमंत्री की तस्वीरों के साथ जो पैकेट्स हैं, ये उन बूथ पर जाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को वाकई में जवाब दे पाएंगे? प्लीज कम बैक अगेन। मीना जी, मैं आपका सवाल आपका लंबा हो गया। आप दो तीन लोग बोल रहे हैं एक साथ, तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे सवाल कर रही हैं। सिद्धार्थ भारत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मैंने ये पूछा सिद्धार्थ भारत जी, 55,000 बूथ पर जाने की बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं के, एक नहीं बल्कि कई नेताओं के साथ जाने की जो आक्रामक रणनीति के तहत तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने कोई योजना बनाई है या फिर सिर्फ आपके जो मुख्यमंत्री की तस्वीरों के कुछ पैकेट्स हैं वो उन तक पहुंचाकर आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो पहुंच है उसका जवाब देंगे? क्या रास्ता, क्या प्लान, क्या रोड मैप है? मीना जी, हम कोरोना के बाद पिछले 2 साल से हम योजनाओं के साथ पब्लिक को रिलीफ देने का काम कर रहे हैं। मैंने बीच में भी कहा था, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे अभी हम फूड किट योजना लेके आए हो, चाहे महिलाओं के लिए हमने मोबाइल लॉन्च करने की योजना लेके आए, हेलो, चाहे हमने जी, चाहे हमने 200 यूनिट बिजली फ्री, चाहे किसानों के लिए हमने बिजली बहुत कुछ किया। चुनावी उसको लेके चुनावी ग्राउंड पे आपकी क्या तैयारी है? मैं ये पूछ रही हूँ आपको कि ये जो बीजेपी 55,000 बूथ पर जो जाने की तैयारी, बीना जी, बीजेपी क्या है कि हमेशा झूठे आंकड़े बता के हमेशा चुनाव में आती है। ये इनकी आदत है कि झूठे आंकड़े लेके आना। पहले ये पन्ना प्रमुख के साथ काम करते थे, आजकल ये 55,000 बूथ का एक नया आंकड़ा लेके आए कि पब्लिक में जा रहे हैं। ये तो बूथ मैनेजमेंट तो हमने बना रखा है, हमारी बूथ इकाई से तैयार है सरकार, हमारे पन्ना प्रमुख भी तैयार है। जी, मैं बीच में नहीं बोला था शालिनी जी, मैं बीच में नहीं बोला था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कांग्रेस का भी बूथ मैनेजमेंट से लेकर, इकाई मैनेजमेंट से लेकर, आजकल हमने मंडल अध्यक्ष नहीं हम संगठन में लेके आए, मंडल से लेके ब्लॉक। सिद्धार्थ भारत जी, क्या वो जो बूथ मैनेजमेंट की तैयारियों की तस्वीरें कभी दिखती है आपको? हमें कहीं नहीं दिखती है। जी, हमारी तैयारियों की तस्वीरें नहीं, जब देखिए मीना जी, ये स्वाभाविक है कि हम सत्ता में हैं तो हमारे से सवाल लाजमी होगा, विपक्ष का होगा चाहे मीडिया का होगा, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट पब्लिक और आम जनता संतुष्ट है। अब बीजेपी के सवालों से हमें परेशान होने की जरूरत तो है नहीं। हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, हम पब्लिक को रिलीफ देने का काम कर रहे हैं, योजनाओं से हम काम कर रहे हैं।
अब बीजेपी अपने पन्ना प्रमुख के बूथ मैनेजमेंट से अपना काम करे, वो चुनावी लड़ाई है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। जी, मीना मेरा जी सवाल इनको भी था, ध्यान उसका देना जवाब आप चाहिए। नहीं दे पाए। कांग्रेस मेरा ध्यान सवाल नहीं था दे रही, सिद्धार्थ इसीलिए तो भारत जी, कांग्रेस गुलाब हर बत्रा जगह जी, सिमट रही है। गुलाब बत्रा इनको जी, ध्यान देना गुलाब बत्रा चाहिए, जी, मैं आपकी बात करप्शन के आकर ये खिलाफ समझना लड़ना चाहती हूँ चाहिए। कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अन्नपूर्णा राहत पैकेट या फिर स्मार्ट मोबाइल फोन का जो वितरण की बड़ी लॉन्चिंग की, मुख्यमंत्री की लॉन्चिंग के बाद कोई राज्य के अलग-अलग जिलों में जिलों के अधिक, चाहे प्रभारी नेता हो, चाहे जिलों से आने वाले मंत्री हो, चाहे वहां के कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष हो, कांग्रेस पार्टी का कोई भी एक्टिव नजर आता है ग्राउंड पे? जब आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने स्कीम लॉन्च कर दी, उसके बाद उसे आगे बढ़ा रही है उनकी टीम। देखिए, राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत कांग्रेस की राजनीति के एक नक्षत्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गॉडफादर कह सकते हैं अगर सरल शब्दों में कहें। लेकिन अगर आपने अशोक गहलोत की राजनीति के इतिहास पर जाएं आप, तो उन्होंने राजनीति में, सक्रिय राजनीति, प्रदेश की राजनीति में, चुनाव राजनीति में सबसे पहले निशाना तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को बनाया और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई है। लेकिन उसका एक अनुसरण भी किया उन्होंने। वो उनकी एक राजनीतिक अपनी एक विचारधारा है, राजनीतिक रणनीति है कि किस तरह से अशोक गहलोत ने भैरव सिंह शेखावत को अपनी निशाना बनाते हुए अपनी राजनीति को पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अपना एक केंद्र बिंदु, अपना एक प्रमुख स्थान बनाया। उसी तरह से उन्होंने अब देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक अपनाते और अन्य मुख्यमंत्रियों की अगर तुलना करें तो अशोक गहलोत हमेशा और हमलावर रहते हैं अशोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। एक रणनीति का उनका हिस्सा है। दूसरा, उसका साथ उसका उन्होंने अनुसरण भी किया उनके कई बातों का। जैसे नरेंद्र मोदी ने अपनी विभिन्न जन हितैषी घोषणाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने एक लाभार्थी समूह बनाया विभिन्न घोषणाओं के माध्यम से। अशोक गहलोत ने भी इसका अपने राज्य में अनुसरण किया। जैसे आप अन्नपूर्णा पैकेट की बात कर रहे हैं, अभी जैसे रसोई घर योजना थी, ये वसुंधरा जी ने शुरू की थी, अन्नपूर्णा रसोई, उसको इस पैकेट में बदला है सारा। तो लाभार्थी ग्रुप अशोक गहलोत ने बनाया है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि बोर्डों का गठन किया, आपको अगर याद होगा तो कुछ दिनों पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने कहा था कि अगली सरकार आने पर हम 3 महीने में बोर्डों का गठन कर देंगे। यानी उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हम 4 साल में बोर्डों का गठन नहीं कर पाए और अब जाते जाते हम बोर्डों का गठन कर रहे हैं और अगली बार जब हम आएंगे सत्ता में तो हम 3 महीने में कर देंगे। यानी इसका खुद उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया सरकार की कार्यप्रणाली पर कि हम 4 साल में कुछ नहीं कर पाए। अब उसका अंतर्द्वंद कह सकते हैं कि उसमें कोरोना भी था, फिर आपसी अंतर्द्वंद भी था। तो ये जो लाभार्थी ग्रुप जो बनाया है, लाभार्थी समूह, जब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने इसका लाभ लिया चुनावों में, अशोक गहलोत भी इसका लाभ लेना चाहते हैं। अब जैसे अभी का बूथ मैनेजमेंट की बात है, अभी नागर साहब बता रहे थे कि हमारा मैनेजमेंट भी है। नो डाउट देखो, हर एक पार्टी को बूथ तक, तो इसलिए बीजेपी ने जो रणनीति बताई है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, एकदम अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए जाते हैं कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो। अब इसको अमली जामा कौन पहना सकता है? वो अगर संगठन की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई हो, उस पर सुपरविजन हो और आपस का तालमेल हो, तो मैं समझता हूँ कि उस पार्टी को, वोटर को मतदाता तक लाने का, क्या वोटर भी 3 तरह के होते हैं। एक जिसकी विचारधारा है, चाहे गधे को खड़ा कर देगा, जो विचारधारा वाला व्यक्ति है उसको उम्मीदवार को वोट देगा। एक विचारधारा वो बहुत सीमित मात्रा में होते हैं। दुर्भाग्य हमारे राजस्थान की या देश की राजनीति का ये है कि हरे विचारधारा का नाम अलग बात है, लेकिन पार्टी में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, वो अपना अपना गुट बनेगा। यानी जैसे सतीश पूनिया अध्यक्ष थे तो ये के गुट में है, वसुंधरा थी तो ये वसुंधरा के गुट में है, ऐसे अशोक गहलोत के गुट में है, वसुंधरा के गुट में, सचिन पायलट के गुट में है। तो हर एक राजनीतिक दलों का हाल हवाल एक ही जैसा है, लेकिन उसको मतदान केंद्र तक लाने का काम, वो अगर एक रणनीति है तो निश्चित रूप से जो संगठन अगर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से मतदान केंद्र तक वोटर को लाएगा। तीसरा है लाभार्थी ग्रुप। और लाभार्थी ग्रुप एक होता है फ्लोटिंग वोटर। माहौल के समय कैसा माहौल बनता है, किस तरह के आश्वासन दिए जाते हैं, मोदी आश्वासन कैसा दे पाते हैं या अशोक गहलोत कैसा आश्वासन दे पाते हैं, उसके ऊपर होगा जो फ्लोटिंग वोट होगा, उसमें हार जीत होती है। इसलिए आप देखते हो कि 4 से 6% में हार जीत का फैसला हो जाता है। तो ये स्थिति कांग्रेस के लिए भी लागू है और बीजेपी के लिए लागू है। कौन इसको अंतिम तार्किक परिणति तक पहुंचा पाता है,
उस पर सारा कुछ चुनाव की हार जीत निर्भर करेगी। महेश शर्मा जी, गुलाब बत्रा जी ने जिस बात की ओर इशारा किया है, संकेत किया है, वो साफ है कि राजस्थान का चुनाव दरअसल मोदी वर्सेस अशोक गहलोत है, जो कि अब तस्वीर साफ भी हो चुकी है। लेकिन मोदी बीजेपी में एक पूरी की पूरी नई लीडरशिप की खेत तैयार करने, क्योंकि मोदी तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से कोई वो बनेगा जिसे आला कमान चाहेगा, जिसे मोदी और शाह तय करेंगे, या जिसे विधायक दल तय करेगा कि उन्हें किसको बनाना है। लेकिन सवाल ये है कि जहां नरेंद्र मोदी खुद पर चुनाव केंद्रित करके भी राजस्थान में नेताओं की एक बड़ी खेप तैयार कर रहे हैं, वहीं अशोक गहलोत पूरी तरह चुनाव खुद पर केंद्रित करके जो लीडरशिप है दूसरी, जो नई पीढ़ी है, जो उनके बाद क्या होगा, वो कहते हैं मैं ही चला सकता हूं। तो ये जो बड़ा फर्क है मॉडल का, ये कौन सा सही मानेंगे महेश शर्मा जी? हाँ, मैं दो चीजें बात बताइए कि आपने एक तो व्यक्तिनिष्ठ जो नेतृत्व है और एक मतलब क्या कहते हैं ना संयुक्त नेतृत्व है। सबके अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और अपने 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 नेगेटिव पॉइंट्स भी। अब जब अगर चारों पद यात्राएं निकलेगी, माफ कीजिएगा अगर मैं कोई एक ऐसा चेहरा, क्योंकि एक मोदी एक चेहरा होने की वजह से, लेकिन जो चार यात्राएं जो बनेगी सेकंड लाइन की, वो यात्राओं में वो कितने प्रभावशाली होंगे, वो अपने अपने क्षेत्र तक सीमित हैं, वो अपने तक अपनी जीत तक सीमित हैं, वो कितने लोगों को प्रभावित करेंगे, ये देखने की बात होती है। और जहां पूरे संपूर्ण राजस्थान को जो अपने एक उसमें ले सकता है, तो वो व्यक्तित्व की एक बात होती है। तो ये कह रहा हूं, जब तक क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं उभरेगा और जो चेहरा वोट कैचर नहीं होगा, एक चीज। अब आपने ये देखा कि राजस्थान में जो हर 5 साल में जो सत्ता अगर परिवर्तन हुआ है, तो उसके 2-3 भी फैक्टर रहे हैं। एक, महंगाई। आप ये देखिएगा कि जब प्याज के दाम बढ़े थे, तो शेखावत साहब की सरकार चली और ये थम्बिंग में मेजोरिटी में कांग्रेस रही। इसके बाद में जो बड़ा दल होने के बाद ज्यादा जो दूसरा अगर विश्लेषण करें कि साहब गहलोत सरकार कैसे चली गई, तो ये कि ज्यादा संख्या में तो जीत के आएंगे, अपेक्षा ज्यादा होगी, तो अपेक्षा ज्यादा होगी तो वो भी एक कारण हो जाता है, हारने का एक मुख्य मुद्दा हो जाता है। तीसरा ये है कि आपके जो ये घोषणाएं, कांग्रेस की जो है घोषणाएं, उन्होंने 2013 के चुनाव में भी धड़ाधड़ को घोषणाएं की थी गहलोत साहब ने, तो उसके परिणाम भी सामने आ गए कि उसमें मतलब सरकार नहीं आई और बीजेपी की आ गई सरकार। तो ये जो चीजें हैं, महंगाई है या मतलब क्या कहते हैं घोषणाएं हैं समय के साथ साथ ही, लेकिन इसमें जो मुख्य प्ले जो है वो ये भी होता है। सिद्धांत की बात है कि भाई सेकंड लाइन भी तैयार होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए, और ये भी मान के चल रहे कि मोदी जी पीएम से नीचे उतरेंगे नहीं, तो इस पद पे वो सीएम आए यहाँ बनेंगे नहीं। तो ये वाली जो चीज है ना, इसके लिए कि हमारे पास कौन है, और फिर आपने जिनको टिकट दिए वो अपने क्षेत्र में, अपने जाति में, अपने प्रभाव में कितने जो चेहरे हैं उसका प्रभाव उनका भी क्या है कितना, तो सारे योगदान जो हैं मौजूदा स्थिति और फिर चुनाव में जो मतलब मुद्दा बनता है, आप ये बताएं बहुत कुछ हो जाती है, सब तैयारियां हो जाती है, रणनीति उस समय धरी रहती है कि एक कोई अगर सेंटेंस अगर कोई किसी नेता के मुंह से स्लिप हो गए, वो भी एक मुद्दा बन जाता है। तो ये जो चीज है, ये मतलब समय के हिसाब से ये दोनों दलों के लिए ये है कि जब कांग्रेस के लिए अपनी घोषणाओं को इम्प्लीमेंटेशन की मतलब क्या कहते हैं चुनौती सामने है, तो वही बीजेपी के सामने भी है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो उसके लिए उसका क्या उपाय है, उसके लिए क्या किया जा सकता जी, है, तो ये बिल्कुल। इसका भी आखिरी निकालना सवाल पड़ेगा। पुष्पा गोस्वामी जी, आखिरी बहुत संक्षेप में, कितना असर डालती है यात्राएं जनता के जनमानस पर? यात्राएं असर तो डालती हैं, लेकिन जो ज्यादातर ध्यान होता है वो एक तो ये है कि अगर आप यात्रा में अपने लोगों से घिरे हुए हैं और जनता तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो यात्रा का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि जो ये थोड़ा सा प्रचार की बात भी होती है कि यात्रा में आपने किसी आदिवासी के घर खाना खाया तो उसको हाईलाइट कर दिया बहुत, लेकिन ये
क्षणिक जो चीजें हैं ये असर नहीं डालती हैं, लंबी चीजें असर डालती हैं, जिसमें आप उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र के नेताओं और उस क्षेत्र की समस्याओं से कितना जुड़ पाते हैं। अगर आप जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बिल्कुल ठीक बात है पुष्पा गोस्वामी जी। देखना होगा आने वाले समय में कितना असर अलग अलग यात्राओं का नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं वो डाल पाते हैं, कितना वो अपने लोगों के अलावा दूसरे उस यात्रा में रास्ते में आने वाले इलाके के लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, क्या वो संदेश वहां तक पहुंचा पाते हैं, कौन से मुद्दों को वो एड्रेस कर पाते हैं, और राजस्थान के वाकई में जो ग्राउंड की स्थिति है उसको कितना भांप सकते हैं। ये तमाम बातें हैं जिन पर आने वाले दिनों में बीजेपी की यात्राओं से तय होगा कि वो कितनी सफल होगी और कितना असर छोड़ पाएगी। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।